हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बचे हुए पार्ट्स का होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आपका उसमें सीरीज और पैरेलल में ऐड करने पर कैसा होगा, फिर उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में, इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा आपको बता चुका हूँ, वन डे ग्राफ जनरेटर। ये जो हमारा टॉपिक है ये सीबीएसई ने लास्ट ईयर अपने कोर्स से हटा दिया है। यानी हमारे कोर्स में अब 12th के जो कोर्स है फिजिक्स का, उसमें वन डे ग्राफ जनरेटर को कट कर दिया गया है, तो हम उसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक होगा आज का, वो पहला हमारा टॉपिक होगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में। दूसरा हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस है क्या इलेक्ट्रिकल के केस में। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस कैसे हम बनाएंगे, उसके रूल्स क्या हैं। फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा, एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी, इसके बारे में। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, लॉस ऑफ एनर्जी एंड शेयरिंग चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर। अगर हम दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज का शेयर करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी का लॉस होगा, इसके बारे में। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे पोलराइजिंग वेक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द 12th टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये आपके बोर्ड में बार बार आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन डे ग्राफ हमारा कोर्स से हट गया है तो हम उसका बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं वन बाई वन। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो अपने आप की प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, हमने जब बात किया था गॉस लॉ की, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि उसके अंदर इनसाइड द गॉसियन सरफेस कुछ नहीं था, जीरो था। क्यों जीरो था उसके बाद देखिए बात करते हैं कि जो कोई भी कंडक्टर है जब उसको हमने एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके इनसाइड यानी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, उसमें नेट जीरो आएगा। अब नेट जीरो आएगा मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कैसे करेगा देख लें आप। When a conductor is placed in an electrostatic field, the charges free electrons, जो आपके चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं, drift towards the positive plate leaving the positive core behind। क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भाग जाएंगे पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव कोर को छोड़ देंगे, और नेगेटिव वाले कहाँ पॉजिटिव वाले कहाँ पहुँचेंगे, नेगेटिव की तरफ। तो आप देखिए पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। देखिए एट एन इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने क्या पढ़ा कि आपके चार्ज ड्रिफ्ट करेंगे, यानी वो अपने आप को इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे, भागेंगे ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। और जब इक्विलिब्रियम में आ गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो अप्लाइड के बराबर हो जाएगी। यानी जो फील्ड उसमें अंदर है वो अप्लाइड के बराबर हो गई, और जो अप्लाइड के बराबर हो गई मतलब क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जीरो। अगला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप अगर फिगर आप देखें ध्यान से तो जस्ट आउटसाइड यानी कंडक्टर के बाहर जस्ट उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। अब सोच रहे हो क्यों परपेंडिकुलर होगी, देखो अगर मान लिया वो 90 से कम मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है, तब क्या होगा, वो उसको घुमाने का प्रयास करेगा, और घुमाने का प्रयास जब करेगा तो मतलब चार्ज मोशन करेगा, और जब चार्ज मोशन करेगा तो आपका उसमें क्या होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हैं मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। लेकिन आप पहले ही पढ़ चुके हो कि यहाँ पे चार्ज का मोशन होता ही नहीं है। हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज आपका यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म में है, स्टेशनरी फॉर्म में है। तो जब चार्ज का मोशन नहीं होगा तो सरफेस करंट की बात ही नहीं आ पे आएगी। इसीलिए क्योंकि अगर देखिए ध्यान से आप, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एन एंगल अदर देन 90, हम मान लेते हैं कि आपको 90 से कम है, ठीक है। देन देयर विल बी अ कंपोनेंट ई कॉस थीटा, आप जानते हो उसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। तो जो ई कॉस थीटा होगा अलॉन्ग द टेंजेंट, आप देखिए उसके टेंजेंट के अलॉन्ग काम कर रहा है,
और जब टेंजेंट के अलॉन्ग कम करेगा देन at the point to the surface which will tend to accelerate the charge on the surface leading to surface current। तब वो क्या करेगा, वो चार्ज को एक्सेलरेट करेगा और जिससे क्या होगा, सरफेस करंट का प्रोडक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो इसका सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो थीटा बराबर 90 एंड कॉस 90 बराबर 0। बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सरफेस करंट नहीं है इसलिए आपका थीटा मस्ट कंडीशन है कि वो 90 पर ही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0। अगर आप किसी कंडक्टर के इंटीरियर जाओ तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भैया आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप कोई भी एटम लेते हो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक वो आयोनाइज नहीं। यहाँ पर भी हमने वैसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो जब आपका पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा तो जो कंडक्टर उसके इनसाइड में नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो पॉजिटिव बराबर नेगेटिव और नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आपने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा कि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और सिंपल सी बात है, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। आप इस फार्मूले को देख लें, ई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी एस। ई क्या हो गया, 0, तो कहानी क्या हो गई, खत्म, यानी कि चार्ज की मिल जाएगा आपको 0। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। चार्ज क्या होता है, हमेशा सरफेस पे रहने का प्रयास करता है, यानी सरफेस पे इकट्ठा होता है, अंदर इकट्ठा ना होके सरफेस पे आपका चार्ज हमेशा इकट्ठा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आगे हम यूज करेंगे। सपोज अ कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज क्यू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर सिंस ई बराबर 0 इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर देयरफॉर क्यू बराबर 0 इनसाइड द कंडक्टर। या ध्यान रखेंगे कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा और जो भी चार्ज होगा, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा गॉसियन सरफेस या कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पूरे कंडक्टर के लिए सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंडक्टर के एक पॉइंट पर दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो और दूसरे पॉइंट पर दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। पूरे आपके कंडक्टर पर हर एक पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर सॉरी ऑन द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम। ये आपको ध्यान रखना है, वो कांस्टेंट होगा। देख ले, ई डी बराबर ई इंटू डी आर होता है। अब सिंस ई बराबर 0 इन द इंटीरियर द कंडक्टर देयरफॉर डी बराबर 0, यानी कि वी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब तो कहाँ से कांस्टेंट है भैया, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अब 0 को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलता है सी, यानी कि वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ये आपका पॉइंट है, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सरफेस पे चार्जेस हैं वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकते हैं। अब सोचोगे कैसे भैया, ये 3D फिगर तो बनेगा। जो हमारा कंडक्टर होगा वो आपने क्या पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो आपका था 2 डायमेंशनल। ये हमारा क्या होगा, 3 डायमेंशनल। तो जब 3 डायमेंशनल होगा तो यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम रदर देन जस्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम की वॉल्यूम है, इसलिए आपके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। ये पक्का नहीं कि होगा ही, बट कहीं पे हो सकता है, कहीं पर सेम भी रह सकता है। ये आपका श्योरिटी नहीं होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब भैया कैपेसिटेंस क्या होता है, पहले तो आप कैपेसिटेंस सुनो ना, बोलते हैं ना बार बार, कैपेसिटी क्षमता, क्षमता समझ रहे हैं, खाने की क्षमता, सोने की क्षमता। हमारे बच्चों में सोने की क्षमता बहुत कूट कूट के भरी हुई है। आजकल के बच्चे सोने को कहे तो भैया दिन रात सवेरे नहीं देखेंगे, बस सोने को कहे तो सोने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो सोने की क्षमता कूट कूट के भरी हुई है। तो ठीक है, अच्छी बात है, सोना बहुत ज़रूरी है। सोना बड़ा महंगा भी हो गया इस समय, तो बड़ा इसका प्राइस हाई जा रहा है। तो आप जिस सोने की बात करें कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, यानी इसकी क्षमता कितनी, कि वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी। तो उसी की हम बात करेंगे। द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। बात समझिएगा, वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी वर्ड हम बार बार यूज करें कैपेसिटेंस का। अब Q प्रोपोर्शनल V या Q बराबर CV।
और C बराबर Q अपान V। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर V हमारा 1 वोल्ट हो जाए तो Q बराबर क्या होगा, Q हो जाएगा। यानी अगर आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो जितना चार्ज को स्टोर करेगा वही आपका कैपेसिटी हो जाएगा। देख ले, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। यानी अगर आपने एक कोई कैपेसिटर लिया, कोई कंडक्टर लिया और उसके पोटेंशियल को 1 यूनिट बढ़ा दिया तो जो उसका कैपेसिटेंस है वो आपका एक कैपेसिटेंस यहाँ पे बन जाएगा। इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड, एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा सिंबल है, याद रखिएगा, हम बार बार यूज करेंगे सिंबल और यूनिट। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रेज्ड द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। यानी अगर आपने कंडक्टर लिया, उसके पोटेंशियल को आपने 1 यूनिट बढ़ा दिया, 1 वोल्ट बढ़ा दिया 1 कूलम्ब चार्ज की हेल्प से, तो हम बोल सकते हैं उस कैपेसिटर या उस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर में आती हैं डेफिनेशंस कि 1 फैरेड क्या है। आगे बढ़ते हैं। Since 1 coulomb is the big amount of charge, the capacitance will be usually in the range of millifarad, microfarad, nanofarad and picofarad। 1 coulomb आपका ज़्यादा चार्ज होता है, समझ रहे हैं। साइगर एक वर्ड हम बार बार करते हैं, ज़्यादा मतलब होता है साइगर। तो मिलीफैरड, माइक्रोफैरड, नैनोफैरड एंड पिकोफैरड ये आपकी छोटी यूनिट्स हैं। तो अब यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक माइक्रो वर्ड है, माइक्रो और मैक्रो, इसमें डिफरेंस ध्यान रखिएगा। MA और MI, माइक्रो मतलब वो बड़ा हो जाएगा, माइक्रो मतलब छोटा हो जाएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जब कोई हमने आइसोलेट स्फेरिकल कंडक्टर लिया है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। Let a charge Q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center। हमने माना कि हमने उसमें चार्ज Q लिया हुआ है तो उसके सेंटर पर कंसंट्रेट है। हम भैया अज्यूम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब C बराबर क्या होता है, Q अपान V। हम V की वैल्यू रख देंगे तो हमको मिल जाएगा C इक्वल टू 4 पाई R इंटू एप्सिलॉन, 4 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें एक आपको R दिख रहा है तो C हमारा क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, उसके रेडियस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स हैलो और सॉलिड। यानी कि आपका हैलो और सॉलिड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। If the sphere is in a medium, then C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। एप्सिलॉन R क्या है, उस स्पेसिफिक मीडियम जिसमें उस स्फीयर को रखा गया है उसका आपको पढ़ना है, उसके बारे में उसमें कितना कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैरड। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आगे हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, अब बनता कैसे भैया, तो उसकी बात कर लेते हैं। कुछ हमारे पास स्टेप्स, देखो हमने 2 प्लेट लिया है A और B। A को हमने चार्ज किया है और B को हमने रखा है न्यूट्रल, ठीक है। A हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, B को क्या रखा है, न्यूट्रल। व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट B इज ब्रॉट नियर A, चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन B सच दैट साइड नियर A इज नेगेटिव एंड द अदर इज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। जब A के पास आप उसको लेके आएंगे तो उस पर क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस मतलब समझ रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज का। इंडक्शन जो आप क्लास में पढ़ते हैं ना, आपके घर में इंडक्शन वाला चूल्हा भी होगा तो वहाँ देखो ध्यान से, लाइट जला के वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर तो कर रहा है लेकिन आपका वो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ ए एंड बी इन वन स्टेप एंड टू रिमेन्स द सेम बिकॉज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन बी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो ए पर था उतना ही रहेगा, क्योंकि बी पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर व्हेन द farther side of B is earth, the positive charges on B get neutralized and B is left with नेगेटिव चार्ज। अब आपका यहाँ पे तीसरे फिगर को आप देखें, जो आपका दूसरा फिगर दिख रहा है आपको, उसको देखते हैं।
देखिए हमने ट्रांसफर कर दिया, अब ए पर भी चार्ज है और बी पर भी चार्ज है। अगर हम बी वाले प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दें यानी उसको न्यूट्रल दे दें तो बी नेगेटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव वाला क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल आपका बच जाएगा केवल नेगेटिव वाला पार्ट। यानी अब ऐसे केस में क्या होगा ना, तो नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू द सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। अब क्या होगा, जो आपका नेट है वो हल्का सा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ए वाले पर पॉजिटिव है और बी वाले पर नेगेटिव है। टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू एज वाज इन स्टेप 2 एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू प्लेट ए। अब भैया देखो हमने पहले वाले में क्या लिया था, स्टेप 2 में वहाँ पे ए पर चला जाता, बी पर न्यूट्रल था। जब हमने इंड्यूस करवाया तो कुछ चार्ज आपका चला गया बी पर, जब बी पर चला गया तो उसको हमने अर्थिंग दे दिया। अर्थिंग से क्या हुआ, आपका जो चार्ज बी पर था पॉजिटिव वाला वो तो खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तब सिंपल सी बात है वो अर्थ में चला गया। खत्म मतलब वो अर्थ में चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो बी पर आपका चार्ज कम। अब जब बी पर चार्ज कम हो गया यानी उसकी जो कैपेसिटी थी एब्जॉर्ब करने की वो थोड़ी सी कम हो गई, तो उसको बराबर करने के लिए यानी जितना पहले था उतना करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको और एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हैं। अब जितना चार्ज दे सकते हैं वही हमारा क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस। दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑन ए इनक्रीज। इससे क्या होगा, ए पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। यानी हमारे पास पहले हमने दो प्लेट लिया ए और बी, ठीक है, ए पर पॉजिटिव चार्ज था, बी पर न्यूट्रल था। जब हमने उसको आसपास किया तो इंडक्शन के द्वारा, इंड्यूस्ड के द्वारा आपका जो इफेक्ट होता है उससे कुछ चार्ज आपका चला गया बी पर गया, बी को हमने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से क्या हुआ, पॉजिटिव वाला चला गया अर्थ में, उस पर क्या बच गया, नेगेटिव बच गया। तो नेट आपका जो ए और बी पे चार्ज था वो क्या हुआ, थोड़ा सा कम। तब उस चार्ज को फिर से पुरानी वैल्यू यानी जितना उसके पास स्टेप 1 या स्टेप 2 में था उतना करने के लिए हम उसको और चार्ज दे सकते हैं, और जो चार्ज हम दे सकते हैं यही उसके स्टोर करने की कैपेसिटी हो गई, और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। इसी तरह से हम कैपेसिटर्स का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके आगे बढ़ के हम एक बीच में डायरेक्टली लगा देंगे, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लो। Capacitance of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor is an arrangement of two parallel conducting plates of equal area separated by air medium or any other insulating medium such as paper, mica, glass, wood. ये आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम कोई भी डायरेक्ट रखेंगे। तो ये क्या है, दो इक्वल एरिया की प्लेट्स हैं जिनको पैरेलली प्लेस किया गया है और उनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम, वो चाहे एयर हो, माइका हो, पेपर हो, ग्लास हो, वुड हो, या हम आगे बढ़ कुछ और ले लेंगे, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब आप जानते हो भैया बी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उनके बीच के डिस्टेंस जो हमने वहाँ पढ़ा था आर। अब ई क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपान एप्सिलॉन नॉट, और इंटू डी। तो वी की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी, वी हमको मिल जाएगा वी इक्वल टू Q अपान Q इंटू डी ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सोच रहे भैया कि ए अपान Q अपान ए कहाँ से है, तो भैया सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए, ये होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है टोटल चार्ज अपान एरिया। इसको हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद अब आप पहले पढ़ चुके हो C बराबर क्या होता है, Q इंटू बी, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी V की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, V हमको मिल जाएगा C इंटू Q। अब उसको हमने रख दिया तो हमारी जो इक्वेशन ये बन जाएगी आपका C इंटू क्यू बराबर क्यू डी अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट जाएगा, सॉरी क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू से क्यू हमारा कट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब यहाँ ध्यान दो, डी कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम आपका कैपेसिटेंस होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, इफ द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी ध्यान रखिएगा, परमिटिविटी हम इसको आगे यूज करेंगे। अगर हमने ई आर का रख दिया है तो आप उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करें। अब इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी जितना ज़्यादा बड़ा प्लेट आप लोगे उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस भी होगा। सिंपल सी बात है भैया, खाने वाली बात कर लो, हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं बहुत खाते हैं, खाने में तो वो हमको लग रहा है भीम को पीछे छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, खाना पीना ज़रूरी है, पीना नहीं केवल खाना ज़रूरी है। अगर आप पीना शुरू कर देंगे तो घर वाले मार के भगा देंगे,
तो वहाँ पे आप पीने पे ना जाएं, तो खाने पे रहें। तो वह जितना ज़्यादा बड़ा प्लेट आप लोगे उतना ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी। भाई देखो यहाँ प्लेट का मतलब खाली से नहीं है कि आप बड़ा सा प्लेट ज़्यादा खा लोगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ, उसको आप ले सकते हो। अगर आपने बड़ा सा प्लेट लिया है तो उसमें ढेर सारा अमाउंट में आप भोजन को स्टोर कर सकते हो। वही हाल यहाँ पर भी है। जितना बड़ा प्लेट, जितने बड़े एरिया का प्लेट, उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस, उतना ज़्यादा उसकी क्षमता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपने देखा डी कहाँ पर है, नीचे है। जब डी नीचे है मतलब उनके बीच की जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा आपका हो जाएगा वो कम, इनवर्सली होगा, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम उसका कैपेसिटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा भैया आया कॉम्बिनेशन कि जब हम सीरीज में जोड़े तब क्या होगा और पैरेलल में जोड़े तब क्या होगा। तो इसके लिए भैया देखो आप ध्यान रखिएगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था रेजिस्टेंस वाला, ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर वहाँ सीरीज में आपने जोड़ा था तो जो काम वहाँ पे आपने सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए किया था वो यहाँ पर पैरेलल में होगा, और जो वहाँ आपने पैरेलल में किया था वो यहाँ सीरीज में होगा। मतलब जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कैपेसिटर्स जो आपका कॉम्बिनेशन होगा उसका जो हम नेट निकालेंगे वो जस्ट अपोजिट होगा। तो अब देख लें, चार्जेस इज सेम इन ईच कैप। हमने 3 कैपेसिटर लिया हुआ है, C1 C2 C1 C2 C3, और सब पे आपके चार्ज बराबर हैं। V1 V2 V3 आपका पोटेंशियल है। एक हमने बड़ी बैटरी V लगाई हुई है। तो इसको आप देख लें हल्का सा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सीरीज की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स पोर्शन टू द कैपेसिटेंस। अब आप देखें दैट इज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आप जानते हो भैया V बराबर क्या होता है, Q अपान C। तो V1 कितना हो जाएगा, Q1 अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2, V3 बराबर Q अपान C3, क्योंकि चार्ज सब पर बराबर था। अब भैया आपको निकालना क्या है, नेट निकालना है। तो नेट के लिए क्या होगा, सबको हम जोड़ देंगे, Q अपान C1 Q अपान C2 Q अपान C3। बहुत आसान सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप क्या करो, सब में से Q को ले लो कॉमन। हमने Q को कॉमन कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3। अब हमको ये मिल गया C, हमारा कैपिटल C क्या हो जाएगा, हो जाएगा नेट, और 1 अपान C 1 अपान C कुछ दिया हुआ था। अगर आपको बहुत सारे दिए हुए हैं तो 1 अपान C इक्वल टू I इक्वल टू 1 to N और 1 अपान C I, ये आपका हो गया। अब याद करो रेजिस्टेंस वाले में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, और यहाँ पे 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 आया, यानी जो वहाँ पर पैरेलल था वो यहाँ पर सीरीज में आ गया। इसको आप ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सेम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये आप ध्यान रखोगे, उल्टा करके हम निकाल लेंगे। फिर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस दैन द लीस्ट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ध्यान रखिएगा, जो हमारा नेट हमको मिल रहा है वो जो सबसे छोटा है तीनों में से उससे भी कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपको कम कैपेसिटेंस का रखना है तब उसको आप जोड़ेंगे सीरीज में, यानी अगर आपको नेट कैपेसिटेंस कम चाहिए तब आप जोड़ देंगे सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा बात आ गया पैरेलल वाला। तो भैया देख लो, यहाँ हमने पैरेलली 3 कैपेसिटेंस को ऐड किया है। चार्ज आपके Q1 Q2 Q3 हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम। सीरीज वाले में चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। यहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम है और चार्जेस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो देख लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम होगा, और सीरीज में चार्ज, दोनों को कंपेयर करते हैं। सीरीज में चार्ज सेम होगा और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। सीरीज में आपका पोटेंशियल अलग अलग था, यहाँ पे चार्ज अलग अलग है। समझ रहे हैं बात को, दोनों को कंपेयर करेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। तो हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे, वहाँ अपने टोटल पोटेंशियल निकाला था, यहाँ हम चार्ज से शुरुआत करेंगे। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 बराबर क्या होता है, C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। ये कहाँ से भैया, अभी आपने पढ़ा था C बराबर क्या था, C बराबर आप याद कर लो। तो C बराबर आपका क्या था, याद ही नहीं है किसी को, लो भैया वहीं लिखे थे, Q अपान B। Q अपान B हो गया, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q1 बराबर C1B आपका सारा हो जाएगा। अब इसी को हम जोड़ देंगे तो CV बराबर नेट हो गया C1B C2B C3B। अब आपका B ले लो कॉमन तो B कट गया, C बराबर क्या मिल गया, C1 C2 प्लस C3। देखो भैया ये आपका था रेजिस्टेंस वाले में। सीरीज में यहाँ क्या मिल गया, पैरेलल, यानी कि ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर n दिया हुआ है तो n का हम निकाल लेंगे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो इफेक्टिव होगा
वो बड़े वाले से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल किया है। तो अब ध्यान रखिएगा, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी जो हमारा सबसे बड़ा वाला है उससे भी ये बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी हमको अगर ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तब हम यूज करेंगे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और कम के लिए यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब भैया देखो, इसमें आपका एनर्जी वाली बात आ गई, क्योंकि चार्ज है तो काम होगा, जब काम होगा तो एनर्जी होगी, तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ऑफ द कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, इन्वर्टर भी आपका चार्ज होता है। होता क्या है, इन सारे केस में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट। आप सोचोगे प्लेट कहाँ से आई, भैया प्लेट अगर आप अपने, देखो आप सब वैज्ञानिक, छोटे मोटे वैज्ञानिक, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको समझना। अपने अपने घरे, सबके घर में मोस्टली इन्वर्टर लगा हुआ है। आप क्या करें, इन्वर्टर की बैटरी को खोलें। देखिए भाई, अगर आप पिटे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट आप अपनी इन्वर्टर की बैटरी खोलें, उसमें भी आपको कई सारी प्लेट्स मिलेंगी। तो जो प्लेट्स हैं वो कैपेसिटर हैं, वही चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने घर में रखी इन्वर्टर की बैटरी को खोल के देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस कंडीशन ये है कि अगर आप पिटेंगे तो मेरा नाम वहाँ पे नहीं आना चाहिए कि सर जी ने ऐसा कहा था। भाई सर जी कुछ नहीं कर रहे, आपको नया करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अगर नया काम करोगे तभी आप वैज्ञानिक बनोगे। तो आप आज ही उसको ट्राई करें, नेक काम में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया चार्जिंग का मतलब क्या है, चार्जिंग का मतलब है कि आपको उसको ट्रांसफ़र करना है। तो देखें, द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। सिंपल सी बात है, जब आपका चार्जिंग स्टार्ट होता है तो चार्जिंग स्टार्ट कब होगा, जब दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आप मोबाइल चार्ज कब करते हैं, जब मोबाइल में आपका चार्जिंग कम हो गया और बोर्ड में आपके पास चार्ज आता है, तो आपका चार्ज क्या होता है, मोबाइल बोर्ड से मोबाइल में ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि एक में कम है एक में ज़्यादा है। वही केस यहाँ पर भी है। देयरफॉर टू ट्रांसफ़र चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सम वर्क इज टू बी डन। अब भैया सिंपल सी बात है, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको उसके अगेंस्ट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है काम होगा, और जब काम होगा तब एनर्जी होगी, और जितना काम होगा वही आपकी एनर्जी वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो देख लें, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, और यही आपकी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि भैया पोटेंशियल डिफरेंस था, हमने उसको चार्ज किया, पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट काम किया, यानी कि काम किया। जब काम किया तो एनर्जी है, और जब एनर्जी है तो वो स्टोर हो जाएगी। तो उसको हम स्टोर कर देते हैं। देखो भैया, इफ़ डी क्यू इज़ द चार्ज ट्रांसफर्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बी देन वर्क डन। डी क्यू क्या है, छोटा सा अमाउंट, स्मॉल सा, छोटा सा लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा हम निकाल लेंगे। ये हमारा पुराना तरीका है। तो डी यू बराबर डी डब्ल्यू वी इंटू डी क्यू, और वी क्या होता है क्यू अपॉन सी डी क्यू। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। देखो भैया, इंटीग्रेट कर दिया जीरो से क्यू, पहले जीरो था और चार्ज कितना ट्रांसफर किया, क्यू किया। तो हम इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, क्यू और सी आपका आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये तो आपका हो गया एक फॉर्म में। अब आपको एक एनर्जी का फार्मूला मिल गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक तो ये मिल गया। ठीक है भैया, अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज करें। जैसे आप देख रहे हो, अगला एक फॉर्म क्या है, 1/2cv स्क्वायर लिखा है। अब सोच रहे हो ये कहाँ से आए, तो भैया Q बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था CV, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, उठा के रख दो यहाँ पे। तो Q बराबर हमको U बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू Q स्क्वायर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से कट गया तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 और CV स्क्वायर, एक हमारा दूसरा वाला मिल गया। अब भैया उसके बाद तीसरे वाले की बात करते हैं, ये कहाँ से आया, तो भैया याद करो, हमारे पास यहाँ पे Q लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करें, C की वैल्यू रख दें। तो C बराबर क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा था, C बराबर क्या हो गया था आपका, याद करें, C बराबर था आपका Q अपॉन V। उठा के आप रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो एक जो V है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे Q हो जाएगा, एक Q कट जाएगा, तो आपको 1/2 Q इंटू V मिल जाएगा। यानी 3 फार्मूले हैं। अब आप सोच रहे हो भैया 3 फार्मूले कहाँ है, मैं कैसे परेशान है, यहाँ 3 ठो आ गया।
भैया देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर सी दिया हुआ है, सी वी दिया है, क्यू वी दिया है, यानी ये हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि हमको क्या क्या क्वांटिटीज दिया गया है। अगर सी और क्यू दिया है तो ये लगा देंगे, फट से एनर्जी मिल जाएगा। सी और वी दिया है तो ये लगाएंगे, और क्यू और वी दिया है तो ये लगाएंगे। यानी डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में हमको कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे और एनर्जी को निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया एनर्जी डेंसिटी आ गया। डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल। वही खेल यहाँ पर भी होगा तो उसको भी निकाल लेते हैं। देख लें, U बराबर 1/2 CB², अभी आपने पढ़ा। लेकिन C बराबर क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, और V बराबर क्या होता है? E इंटू टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस। तो उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया, C की जगह पर C वाला और V की जगह पर B वाला। तो D और D क्या हो गया? कट हो गया, इतना हमारा बच गया। अब ए डी को आप नीचे ले आओ। अब सोचोगे ए डी को नीचे कहाँ ले आया? भैया ए क्या है आपका? एरिया, और डी क्या है? डिस्टेंस। और एरिया इंटू डिस्टेंस क्या मिल जाएगा आपका? वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम मिल जाएगा तो वही हमारा हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। यानी जो एनर्जी डेंसिटी हमारा यू बार होता है वो होता है यू अपॉन ए डी। ए मतलब एरिया, डी मतलब डिस्टेंस, यानी ये आपका बन गया वॉल्यूम। तो अगर आप टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको फट से मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो वही यहाँ पर हमने निकाल लिया कि हमने जो यहाँ पे निकाला हुआ है ये आपका क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ये हमारा हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी, और इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी जनरलाइज एज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। बात समझिएगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। आप सोच रहे हो वॉल्यूम का है? भैया देखो, जो आप प्लेट लोगे वो 3D फिगर तो होगा, 2D तो होगा नहीं। आपने 2 प्लेट लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, तो वो 3D फिगर बनेगा यहाँ, इसीलिए हम वहाँ पे क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज, तो भैया सीरीज में क्या होगा? सबको आप जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा। n लोगे तो n का मिल जाएगा, और 1 लोगे तो 1 का आप निकाल चुके हो। बस आपको क्या करना है? सबको जोड़ देना है। बड़ा सिंपल सा, इसको आप खुद करेंगे। और उसी तरह से आपका पैडल वाला भी होगा, उसको भी आप खुद कर लेंगे, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको सबको केवल जोड़ देना। 1 का आप निकालना जानते हैं तो सारे के लिए आप क्या करो? जितना है सबको जोड़ दो, आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लॉस कितना होगा भैया? जब हम 2 कैपेसिटर से एनर्जी का ट्रांसफ़र करवाएं तो कितना लॉस होगा? तो देख लेते हैं। कंसीडर 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2, चार्ज Q1 Q2 एंड पोटेंशियल P1 P2। हमने ये मान लिया। तो ये देखो, हम मान के इशारा करेंगे तो हम मान लिया। अब टोटल चार्ज आफ्टर चार्जिंग, टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग, ये होना चाहिए। तो देख लेते हैं। ये हो गया टोटल चार्ज, ये भी टोटल चार्ज। अब V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका फार्मूला मिल गया। अब जितना, अब ये देखो भैया, ये तो हो गया। अब टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग ये था, और आफ्टर चार्जिंग आपका ये हो गया। तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो हमको जो वैल्यू हमारी मिलनी थी वो मिल गई। ये आपका देख रहे हैं। हमने क्या किया भाई? बिफोर चार्जिंग निकाल लिया, आफ्टर चार्जिंग निकाल लिया, और दोनों को डिफरेंस निकाल दिया। तो अब अगर यू आई माइनस यू एफ इज ग्रेटर दैन 0, भाई दो ही हो सकता है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। भाई जो डिफरेंस है वो या तो पहले वाले से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो इस छोटे 2 पॉइंट हमारे हैं। देयरफॉर देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन 2 चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर है उसमें कुछ एनर्जी का लॉस तो हुआ, क्योंकि देखो अब 0 से बड़ा दिख रहा है भाई। यू आई माइनस यू एफ, ये आपका जो है ये क्या मिल रहा है? 0 से बड़ा मिल रहा है। अब 0 से जब बड़ा मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, यू आई क्या था? यू एफ से ज़्यादा है। मतलब जो इनिशियल में था वो फाइनल से ज़्यादा है, और जब ज़्यादा है मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। बात आप समझिएगा। और जब एनर्जी का लॉस हुआ है तो यही आपका क्या होगा? याद करो। अब आप सोचोगे भैया सर जी ने तो बताया होगा कि एनर्जी कंजर्व रहती है, और जब कंजर्व रहती है तो एनर्जी लॉस कैसे हो गई? पॉइंट है आपके बात में। देखो भाई, आप अपने पंखे को चलाते हो, 1-2 घंटा जब पंखा चला लो तो उसके बाद क्या होता है? पंखा आपका थोड़ा गर्म हो जाता है, बोलते हैं हीट कर गया। या आप टेलीविज़न को चला रहे हो, टेलीविज़न को कुछ देर चलाने के बाद देखो तो आपका वो गर्म हो जाता है। या सबसे आसान तरीका, आप सभी लोग 12th में हैं तो मोटरसाइकिल चला लें, ठीक है? तो आपने देखा होगा जो साइलेंसर वो भी क्या होगा? गर्म हो गया। आगे आपको जब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में तो आपने लास्ट में पढ़ा होगा,
आप आगे तो पढ़ेंगे हम। आपने पिछले साल पढ़ा हुआ क्लास 11th में कर्नाट हीट इंजन। वहाँ पे क्या था, जितना आपने एनर्जी खर्च किया उतना काम कभी भी नहीं मिला, तो बाकी एनर्जी कहाँ गया। आपने और पढ़ा था कोलिजन वाले केस में, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वहाँ भी टकराने के बाद थोड़ी बहुत मोमेंटम एनर्जी का लॉस आया था, काइनेटिक एनर्जी का। तो जो सारा कहाँ गया था, वो कहाँ गया था, नॉइज़ के रूप में, हीट के रूप में, अदर फॉर्म में। वही काम यहाँ पे होगा कि जो आपकी एनर्जी है वो हीट के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। आपके जो कंडक्टिंग वायर्स हैं वो क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। वैसे भी गर्मी बहुत है तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा टॉपिक आता है पोलर मॉलिक्यूल्स। अब भैया पोलर वर्ड आप सभी सुने हुए हैं। पोल क्या होता है भैया, बोलते हैं ना, एक पोल पे तुम हो जाओ, एक पोल पे हम हो जाएं, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब द्वि चार्ज। यहाँ पे हमारा पोल का मतलब है द्वि चार्ज, एक आपका निगेटिव वाला, एक आपका पॉजिटिव वाला। अब सोचोगे भैया ये पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से आया। देखो इसको पढ़ने के लिए हम हल्का सा जाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात जाने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिजनेस। देखिए बिजनेस मतलब हमारा यहाँ पे है कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लिया दो लोगों ने शेयरिंग करके बिजनेस किया, एक लोगों ने लगाया 10 लाख रुपया, एक लोगों ने लगाया 2 लाख रुपया। तो सिंपल सी बात है, जब प्रॉफिट होगा तो जो आपका ज़्यादा पूंजी लगाया हुआ है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और कम वाले को कम प्रॉफिट मिलेगा। वैसे खेल यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो जो बड़ा आपका है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मैंने कहा था ना केमिस्ट्री आएगा, वो उसके पास ज़्यादा चार्ज होगा, स्ट्रेंथ होगी, और जो कम वाला उसके पास कम होगी। तो वही यहाँ पर जो केस आएगा उसकी हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो आप ध्यान रखें, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेगेटिव वाला थोड़ा सा अलग है, पॉजिटिव वाला थोड़ा सा अलग है, यानी दोनों का बराबर डिस्टेंस नहीं है। इस केस में उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका शेप सिमेट्रिकल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ एग्जांपल है HCl, H2O, NH3, CO2, अल्कोहल, ETC। अब सोचो कि HCl भैया H बहुत छोटा है, Cl बहुत बड़ा है, तो अपनी तरफ खींचेगा। वैसे आपका H2O में O बड़ा है, O छोटा है, NH3 में H छोटा है, N बड़ा है, CO2 में O बड़ा है, C छोटा है, अल्कोहल में आपके 3-4 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटर में ना लाई करें तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। उसी की हमको बात करनी है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब भैया देखो, जब पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखोगे तब तो ठीक है, और जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसमें कुछ चेंज आएगा, जिसी को हमको यहाँ पर पढ़ना। देखो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बात किया तो उनके डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। अब सोचोगे डायपोल मोमेंट यहाँ कहाँ से आ गया, अरे भैया वो डायपोल ही तो बनाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और दोनों सेंटर पर लाई नहीं कर रहे। मतलब जैसे आपका ये हो गया पॉजिटिव वाला चार्ज और यहाँ पर हो गया नेगेटिव वाला चार्ज, तो उनके बीच की कुछ दूरी भी है। तो डायपोल क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब दो इक्वल अपोजिट चार्ज, और उसके बाद उनके बीच में कुछ दूरी। तो वही किस यहाँ पे तो बना कि जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, उनके बीच में कुछ दूरी भी है, तो क्या बन गया, डायपोल बन गया। और जब डायपोल बन गए तो डायपोल मोमेंट होगा, तो उसी की हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर, अब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उनका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। अब सोचो कि भैया 0 कैसे हुआ। देखो जब आपके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो आप रैंडम मोशन करोगे। जैसे मान लीजिए इसमें लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सपोज करो अगर बाहर पुलिस ना घूम रही हो तो क्या आपकी गारंटी कि आप पूरा दिन घर में रहते? भैया 100% मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर में तो बिल्कुल नहीं रहते, कहीं ना कहीं घूम रहे होते, मामी के यहाँ, मौसी के यहाँ, बूबा के यहाँ, फूफा के यहाँ, कहीं भी आप घूम रहे थे। अब क्योंकि लॉकडाउन है, यानी कि लॉकडाउन में जो पुलिस है वो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रही है, तो अपने घर में आप बंद। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो आप रैंडम मोशन कर लेते हो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो उसके आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मतलब क्या है, ये इक्वल अपोजिट आपके मोशन करते रहेंगे, और जब रैंडम मोशन है तो नेट कितना हो जाएगा, 0। ये बात आप समझिए, ध्यान से देखें, इसको बहुत ज़रूरी है।
In the absence of external electric field, the permanent dipoles of the molecules orient in random direction and the hence net dipole moment is 0। जो आपके परमानेंट डायपोल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन मोशन करते हैं तो आपका नेट कितना आता है, 0 आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। सपोज करिए आप मंदिर गए, तो मंदिर आप जब जाते हो तो अगर आपने देखा होगा कुछ मंदिर में भाई जो छोटे मोटे मंदिर हैं वहाँ पे रेलिंग नहीं बनी। जब रेलिंग नहीं बनी है तो आप जिधर से मन किया उधर से कूद जाते हो। लेकिन आपने देखा साहब देवी पाटन मंदिर एक हमारे यूपी में है, सभी आप जानते होंगे। तो वहाँ आप जब गए तो वहाँ पे रेलिंग बनी, यानी आपको एक लाइन से ही जाना है और लाइन से ही घूमना है। वहाँ पे रेलिंग है, वो रेलिंग को आप क्या मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो क्या हुआ, आपको एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करना है। जब फिक्स डायरेक्शन मोशन करना है तो सभी लोग एक साथ जाओगे तो आपका सारे का क्या होगा, आपका मूवमेंट जुड़ जाएगा और हमको कुछ मिल जाएगा। तो देखें इसको, वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द डायपोल्स ओरिएंट देमसेल्फ इन अ रेगुलर फैशन एंड हेंस डायपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड। कंप्लीट अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू थर्मल एग्रेशन। आपका कुछ चीज़ यहाँ पे रह जाता है, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं उसको एक डायरेक्शन में कर देंगे और वहाँ पे हमको नेट डायपोल मूवमेंट हमको इंड्यूस हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, जो बराबर रहे, और जब बराबर हो तो सेंटर क्या होगा, बीच में लाई करेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक पॉइंट पे लाई करेगा। और जब एक पॉइंट पे लाई करेगा तो कोई बात ही नहीं है। देख लेते हैं, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। एग्जाम्पल आपके सामने देखो, यहाँ पे ध्यान से बराबर बराबर वाले हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नॉन पोलर। अब यहाँ पर भी देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। भैया यहाँ भी आप देखो, यहाँ पे आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है तो क्या हो गया, वो सेंटर पर कोइंसाइड कर रहे हैं तो डायपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब डायपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सोचो, जब डायपोल नहीं है तो उसका मोमेंट कहाँ से आएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला वो क्या होगा, हल्का हल्का सा अपने सेंटर से डिस्प्लेस हो जाएगा। और जब सेंटर से डिस्प्लेस हुआ तो डायपोल का फॉर्मेशन हुआ, और डायपोल का फॉर्मेशन हुआ तो डायपोल का मोमेंट हुआ। देखें, when the electric field is applied, the positive charge are pushed in the direction of electric field and the electrons are pulled in the direction of opposite to the electric field। पॉजिटिव वाला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके दूर जाएगा। ड्यू टू सेपरेशन इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डायपोल इज फॉर्म। तो डायपोल का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगा। यानी अब दो बातें, एक तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर डायपोल पहले से है, और अगर नॉन पोलर है तो वहाँ पे डायपोल हम फॉर्म करते हैं बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। फिर डाई इलेक्ट्रिक्स, ये क्या होता है भैया, ये कौन सी बॉल है, तो देखते हैं। जनरली अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक। मतलब दो टू प्लेट है, उनके बीच में हम कुछ रखते हैं नॉन कंडक्टर या ऐसा कोई मीडियम जो इंसुलेटर का काम करे, जिसके बीच से आपके चार्ज का फ्लो ना हो पाए, तो उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। Precisely, the non-conducting material in which induced charge are produced on their face on the application of electric field are called dielectric। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन करके उसमें चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं उनके फेसेस पर, उसी को हम बोलेंगे। तो एयर, H2, ग्लास, माइका, पैराफिन, वैक्स, ट्रांसफार्मर, ऑयल, ETC आपके सारे वही हैं। फिर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, when a non-polar dielectric slab is subjected to an electric field, dipoles are induced due to separation of effective positive and negative center। आप जब उसमें रख देंगे नॉन पोलर में डाइलेक्ट्रिक को तो सेपरेशन हो जाएगा, इससे वहाँ पे डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। E नॉट इज द अप्लाइड फील्ड एंड EP इज द इंड्यूस्ड फील्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, E नॉट हमारा क्या है, जो हमने अप्लाई किया, और EP क्या है, जिसको हमने यहाँ पे इंड्यूस्ड किया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E नॉट माइनस EP। E नॉट में से EP को हम माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज द फील्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। याद रखिएगा, जब आप प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम मिलेगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और के बराबर E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP, ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर पोलराइजेशन वेक्टर, ये क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
द पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। माने कितना ज़्यादा या कम कोई डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो रहा है उसी को हम बोलेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। देखना यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक आपने लिया उसको पोलराइज किया तो उसमें उसके एक यूनिट वॉल्यूम का कितना डायपोल मोमेंट है वही आपका हो जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर। और ये आपका हो जाता है पी वेक्टर इक्वल टू एन इंटू पी। पी आपका देखो कैपिटल पी तो पोलराइजेशन वेक्टर है और स्मॉल पी क्या है आपका डायपोल मूवमेंट है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एन आपका है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, देन पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू पी इंटू एन इंटू पी कैप, अब सॉरी पी वेक्टर। तो कैपिटल पी वेक्टर आपका जो है वो हो जाएगा आपका पोलराइजेशन वेक्टर, एन आपका हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पी जो आपका है ये हो जाएगा आपका डायपोल मूवमेंट। ध्यान रखिएगा। एसआई यूनिट आपका जो होता है वो आपका है Cm-2, मतलब C मतलब याद करो C क्या हो जाएगा और M मतलब याद करो, M तो आप सभी जानते हैं मीटर, तो C भी आप याद कर ले। ऊपर हमने इसको डिफाइन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या है भैया, कितना ज़्यादा या कम। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब मैक्सिमम क्षमता जितना हम अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो, मतलब उसमें आपका जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो रुके ना और आराम से हमारा काम कर सके। वोल्ट पर मीटर आपका हो जाएगा इसका वैल्यू और प्रैक्टिकल हो जाएगा kVm-m माइनस, मतलब छोटा हम लेंगे, बहुत बड़ा नहीं लोगे। अब आप देख लो डाइलेक्ट्रिक में आपकी स्ट्रेंथ, वैक्यूम में तो आप चाहे जितना लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एयर में आपका 0.87, प्रोक्लेन में 4 से 8, पायरेक्स में 14-18, पेपर में, रबर में, माइका में, ये आपका दिया हुआ। अब सोचो भैया माइका आप एक हीटर लेते हो वहाँ पे हम मिट्टी का लगाते हैं, क्यों, उसमें ज़्यादा क्षमता है। पेपर का हम कभी नहीं लगाते, रबर का हम कभी नहीं लगाते। तो आपके देखो जो अब आप सोचोगे भाई एक आप पावर प्लग ले लो, पावर प्लग के पीछे देखो भैया वहाँ पे मिट्टी का, चाइना मिट्टी जो आपकी आती है ना पत्थर टाइप वाली, उसका लगा होता है। तो वही सारे केस यहाँ पर भी हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा होती है। अब सोचोगे भैया वैक्यूम की बहुत ज़्यादा है, तो भैया हम वैक्यूम यहाँ पे ला नहीं सकते, कहीं ना कहीं से तो एयर चली जाएगी। हाँ स्पेस में हम वैक्यूम ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया यहाँ पे आपका हो जाएगा V इक्वल टू E0d-t प्लस ENT। अब तो चलो T क्या है EN क्या है, सब आपके टाइम वाले केस हैं। तो देख ले कि बराबर E0/EN और EN बराबर क्या हो जाएगा E0/K। तो V बराबर हमने वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दिया। अब V हमको मिल जाएगा E0d-t प्लस T/K। अब बट E0 आपका होता है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी QA अपान एप्सिलॉन नॉट, और C आपका वैल्यू होता है। तो हमने सारी वैल्यू को रख दिया, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D 1 - T/D और 1 - T/K। ये आपके सारे वैल्यूज हैं, इसको हमने कुछ चेंज वगैरह कर दिया तो ये हमको वैल्यू मिल गई। या ये आपका हो जाएगा C इक्वल टू C0 अपान 1 - T/D 1 - T/K। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अगर आप दो प्लेट के बीच में इसको रख दे रहे हैं तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। इफ़ द इलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्यूपाइज द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट, दैट T बराबर D, अगर का हो गया बराबर तो C बराबर आपका हो जाएगा K इंटू C0, या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K बराबर C/C0, ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास कुछ हैं, देखें, चार्ज विथ बैटरी डिसकनेक्टेड रिमेन्स द सेम और विथ बैटरी कनेक्टेड इंक्रीज। याद है आपका जब बैटरी कनेक्ट होती है फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, रिमेन्स द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, रिमेन्स द सेम, एनर्जी स्टोर रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेज। ये आपको सारे याद रखने हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो बस आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसमें आपके हमें बचे हुए न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। मैं आपको NCERT के पूरे न्यूमेरिकल्स का सलूशन दूंगा। हम एडिशनल भी 2-4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम NCERT की एक्सरसाइज करेंगे। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।
इससे आपका भी थोड़ा फ़ायदा होगा और मैं भी इंस्पायर हूँगा। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना के आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प कर पाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।